सर, पहला सवाल ये कि टीके के अंतराल में बदलाव कर दिया है कोविशील्ड में। ये बदलाव लगातार 2 बार से हुआ है, इसके पीछे वजह क्या है सर? ऐसा है कि जनवरी में जब टीकाकरण आरंभ हुआ था तब हमने 2 डोजेज कोविशील्ड के बीच में 4 हफ्ते का अंतराल रखा था, लेकिन बाद में फरवरी में हमने इसको 6 से 8 हफ्ते किया और अब जो है हमने 12 से 16 हफ्ते किया है। और इसके पीछे वैज्ञानिक साक्ष्य और जो डेटा उपलब्ध है उसके बेसिस पे किया। दुनिया में 2 देश सबसे बड़े यूज़र हैं ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जिसको हिंदुस्तान में कोविशील्ड कहा जाता है। एक यूनाइटेड किंगडम और दूसरा हिंदुस्तान। तो दिसंबर के महीने में वहाँ पर चाहे उन्होंने टेस्टिंग करी थी 2 डोजेस 4 हफ्ते के बीच में, इनफैक्ट पहले जो था वो सिंगल डोज का था, फिर बाद में 4 हफ्ते के अंतराल के बीच में करा था। तो हमने जो है उस समय और उन्होंने एक कारण दिया 3 महीने का इंटरवल देने के लिए, अंतराल देने के लिए, कि वैक्सीन की कमी है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और दिसंबर, जनवरी और फरवरी में वहाँ पर बहुत तेज़, जैसे अभी हमारा आउटब्रेक चल रहा है, इससे भी ज़्यादा तेज़ आउटब्रेक था यूके में और उसमें मृत्यु चल रही थी। तो उन्होंने अपना जो अंतराल रखा था 3 महीने का रखा था और वो कारण था, वो बड़ा साफ सुथरा लिखा हुआ है। लेकिन जब हमने जनवरी में इसको रिव्यू किया तो डेटा के बेसिस पे और भारतीय जो स्टडी हुई थी उसमें 4 हफ्ते रखा गया था, तो हमने भी 4 हफ्ते किया। उसके बाद WHO फरवरी में ये लेके आए कि भाई 8 से 12 हफ्ते किया जाए तो बेहतर रहेगा शायद, लेकिन ग्राउंड पे उसका यूज़ करने का क्या हम एक्चुअल डेटा क्या है वो अवेलेबल नहीं था। वो स्टडीज़ के बेसिस पे डेटा उपलब्ध था और उन स्टडीज़ में कुछ ऐसी एक विभिन्न प्रकार की स्टडीज़ को मिला कर के उससे ये एक तरीके से इंटरप्रिटेशन किया गया था कि 12 हफ्ते तक, 4 से 12 हफ्ते के बीच में वैक्सीन जब भी दिया जाए तो ये ठीक रहेगा। लेकिन हमारी कमेटी उसमें कन्विंस्ड नहीं थी, तो इसलिए 6 से 8 हफ्ते हम लोगों ने किया। और हमने कहा कि जब ज़मीनी तौर पे साक्ष्य उपलब्ध हो जाएंगे तब हम इसको दोबारा विजिट करेंगे। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में अब वहाँ यूके से ज़मीनी जब उन्होंने वैक्सीन दिया उसका वैज्ञानिक साक्ष्य आए हैं और उनके हिसाब से अगर एक डोज दी जाती है और दूसरी डोज 3 महीने बाद दी जाती है तो बीच में एक डोज और दूसरी डोज के बीच में 65 से 88% तक बचाव मुमकिन है, प्रोटेक्शन पॉसिबल है। इस साक्ष्य को देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इसको अब 12 और 16 हफ्ते के बीच में किया जाएगा। अब एक सवाल उठता है कि 16 हफ्ते, 12 से 16 क्यों? क्योंकि जो इनिशियल स्टडीज़ करी गई थी इस पर्टिकुलर वैक्सीन के बारे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, उन्होंने 44 हफ्ते तक के बारे में भी बोला कि भाई 44 हफ्ते तक वैक्सीन दी जा सकती है दूसरी डोज। तो हमें लगा कि ये 12 से 16 करेंगे, क्योंकि कनाडा ने इसको 4 महीने किया हुआ है, वो 16 और 12, तो 3 से 4 महीने इसको सोच के किया। अब आपने सवाल पूछा कि जिसको 1 महीने के अंतराल पे या 2 महीने के अंतराल पे डोज मिली है, क्या उनको भी उतना ही लाभ होगा जिसको लंबे करवाएं? तो लगभग अंतराल जब हम दूसरी डोज देते हैं तो दूसरी डोज देने के बाद एंटीबॉडी बहुत अधिक पैदा हो जाती है, लेकिन ग्राउंड पे कितना इम्पैक्ट होता है ये हमें नहीं मालूम है अभी। लेकिन ग्राउंड पे ये देखा गया है कि जो डेटा है कि अगर अंतराल थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो 40 से 50% एंटीबॉडी की मात्रा बढ़ जाती है। तो हमें लगता है कि जिनको 1 महीने में या 2 महीने में टीका लग चुका है, 2 टीके लग चुके हैं, उनको कोई चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। एंटीबॉडी बहुत अच्छी प्रोड्यूस होंगी उसमें। और 3 महीने वाले जो अब हम दे रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको ये एक सारा डायनेमिक फील्ड है और जैसे जैसे नए साक्ष्य आ रहे हैं उसके हिसाब से हमारी कमेटी ने काम उसको। सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा उठा कि टीके की कमी को लेकर तो नहीं किया गया ये। टीके की कमी अगर मैं 1 महीना बढ़ा देता हूँ तो कुल मिलाकर के कितना फ़र्क पड़ेगा? 4 या 5 करोड़ का या 6 करोड़ डोजेस का पड़ेगा। वो भी देना तो है ही मेरे को, लेकिन 1 महीने देर बाद दूंगा मैं, यही इतना ही फ़र्क है।
तो टीके की कमी इस वजह से पूरी नहीं होती। मैं खाली डेफर कर रहा हूँ टीकाकरण 1 महीने के लिए। मतलब तो कारगर ज़्यादा हो जाए नहीं, वो मतलब टीके की कमी को मैं एड्रेस कहाँ से कर सकूँगा? जब तक पूरा टीका अगर अधिक निर्माण नहीं होता तब तक मेरे पास 1 महीने का फर्क पड़ जाएगा, मेरे को 1 महीने के लिए आसानी हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं हो। लेकिन लोगों को फ़ायदा होगा ये समय बढ़ा। लेकिन इस समय लोगों को फ़ायदा होगा कि भाई हम लोगों ने टीकाकरण का जो इंटरवल किया है प्राइमरीली साइंटिफिक बेसिस पे कि इसका फ़ायदा ज़्यादा है। जो स्पेरिंग इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा हमारा छोटा अगर देश होता भाई जिसकी 1 करोड़ 2 करोड़ पॉपुलेशन है तो डोज स्पेरिंग इफेक्ट पड़ता है। इवन यूके का डोज स्पेरिंग इफेक्ट पड़ता है क्योंकि वहाँ भी पॉपुलेशन 20 करोड़ के आसपास है। लेकिन हमारे लिए इतनी बड़ी संख्या में हमें हर महीने आज की डेट में 8, 9, 10 करोड़ चाहिए। अगर मैंने 5 करोड़ इस समय 5 और 6 करोड़ डोजेस सीरम इंस्टीट्यूट से आते हैं तो लगभग 3 हफ्ते का फर्क पड़ता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब ये आपका सोचने का है कि ये खाली हम इसको कमी को बचाने के लिए, क्योंकि उसको व्यक्ति को दूसरा डोज तो देना ही देना है। तुलना अगर की जाए सर कि जिन्होंने 28 दिन पे लिया, जिन्होंने 6 से 8 हफ्ते के बीच में लिया, अब ये 12 से 16 हफ्ते के बीच में लेंगे, तुलनात्मक अध्ययन क्या कहता है, कितना फायदा हो जाएगा नए वाले गैप बढ़ाने से? इस बारे में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन भारतीय सरकार ने इसके लिए स्टडी इमीडिएटली प्लान कर ली है, जिससे कि हम देख सकें कि 1 महीने के वक्फे वाला, 2 हफ्ते के अंतराल वाला और 2 महीने के और 3 महीने के अंतराल वाला जो होगा वो उसमें किस तरीके से बेसिकली हमें इन्फेक्शन से कितना बचाव मिलेगा, सीवियरिटी से कितना बचाव मिलेगा और हमें जो है हॉस्पिटल डेथ का कितना बचाव मिलेगा। ये स्टडी ऑलरेडी इनिशिएट कर दी गई है और उम्मीद है कि अगले 2, 3, 4 हफ्ते में इस स्टडी के रिपोर्ट आने शुरू होंगे और ये रेगुलर तौर पर किया जाएगा। ये ऐसा कार्यक्रम बनाया जा रहा है जिससे कि हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में एक बुलेटिन जारी होगा कि लोगों को जो वैक्सीन मिल रही है उसका क्या लाभ हो रहा है। तो ये सारी वैक्सीन के लिए होगा, खाली कोविशील्ड के लिए नहीं, कोवैक्सीन के लिए भी होगा, क्योंकि री इन्फेक्शन या ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हर वैक्सीन के साथ है। तो हम खाली एक वैक्सीन पे अपनी सारी तवज्जो नहीं रखेंगे, बाकी है और आने वाली वैक्सीन के लिए भी ये रहेगा। अब तक एनालिसिस क्या कहती है सर, क्योंकि हमने देखा कि 2-2 डोज लेने के बाद लोगों की मौत की भी रिपोर्ट आई है, गंभीर होने की भी रिपोर्ट आई है, जो वेंटिलेटर पे लोग चले गए हैं। आपका अनुमान क्या कहता है, आकलन क्या कहता है? हाँ, देखिए जो इनिशियल जो डेटा निकाला गया है उसके हिसाब से 0.02 से 0.04% में री इन्फेक्शन होने की संभावना है। यानी कि 18 करोड़ लोगों को अगर आज टीका दिया गया है उसका 0.02 से 0.04 यानी 0.3 भी कर लें तो करीब 57,000 लोगों को करीब वो रहा होगा। तो लेकिन ये अभी आंकड़ा है, लेकिन जो मैं प्लेटफॉर्म बनाने की बात कर रहा हूँ उसमें और अधिक आएगा। तो री इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 2 कि ये देखा गया है कि गंभीर बीमारी और मृत्यु बहुत ही रेयर हो जाते हैं अगर, और ज़्यादातर टीके हमें किसको मिले हुए हैं, हमारे टीके 45 साल से ऊपर वालों को है। 95% जो अभी तक टीका मिला है वो 45 साल से ऊपर है और उसी में बीमारी सबसे ज़्यादा होती है। तो उनमें जो है बचाव और हॉस्पिटल पे जो दबाव है वो बहुत कम हुआ है इस वजह से, क्योंकि लगभग 35% जो उस उम्र के लोग हैं 45 से ऊपर उनको टीका मिल चुका है, जिसकी वजह से ये अगर उन लोगों को टीका नहीं मिला होता और सबको शुरू किया होता हमने तो जो इस समय स्वास्थ्य विभाग की जो परेशानी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। सर ये भी AEFI के अब तक कितने मामले आए हैं? AEFI के मामले तो कोविन डैशबोर्ड पे आप लगातार देख रहे होंगे। मेरे ख्याल से अब मेरे को इस बीच का पिछले हफ्ते 10 दिन का नहीं मालूम है, लेकिन 20,000 और 25,000 के बीच में AEFI रिपोर्ट है, जिसमें 99% लगभग 94-95% माइल्ड वाले हैं। 94-95% माइल्ड हैं और ये माइल्ड का मतलब है जिसको हल्का सा दर्द हुआ, बुखार हुआ, सूजन हो गई, वो हैं। 4 या 5% सीवियर और सीरियस हैं। सीवियर वो हैं जिसमें व्यक्ति को चिंता हो जाती है और वो जाता है, या बुखार बहुत तेज़ हो गया, किसी को सर दर्द बहुत ज़्यादा है, दौरे पड़े हैं। दूसरा सीरियस, पहले भी हम आपसे बात कर चुके हैं कि सीरियस वो हैं जिनको हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा
और मृत्यु हुई है और जिन्होंने रिपोर्ट किया है, हमारे डेटा में एक कमी है, और वो कमी यह है कि ज़्यादातर AEFI पहले 3 या 4 दिन के ही रिपोर्ट होते हैं, लेकिन AEFI 28 दिन तक कभी भी हो सकता है। तो वो उस कमी को भी सुधारे जाने का प्रयास कर दिया है। ज़मीनी तौर पे लोगों को निर्देश भेज दिए गए हैं कि जिसको भी वैक्सीन मिले वो उनको प्रोत्साहित करे कि भाई अगले 4 हफ्ते तक अगर कोई समस्या हो तो वो उसको रिपोर्ट करें। तो सर इसमें जो है AEFI वाले में क्या हम लोग इस बात को लेके भी कुछ चीज़ें ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 टीके के बाद भी अगर डेथ हो गया तो वजह क्या रही? क्या इसको लेके भी फाइंडिंग्स कुछ की जाए? हाँ, वो सारा बिल्कुल, अगर 2 टीके के बाद भी अगर किसी को कोविड हो गया, एक तो कोविड की वजह से मृत्यु हो गई, वो एक है। दूसरा जो है वैक्सीन की वजह से, क्योंकि आपको मालूम है कोवैक्सीन के बारे में इतना अभी जो भी मालूम हुआ है उसमें इतना नहीं है, लेकिन कोविशील्ड के बारे में जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और जो भारतीय स्तर पे जो पता चला है उसके हिसाब से पहले टीके के 4 से 16 या 20 दिन तक एक समस्या हो सकती है, यानी क्लॉटिंग और ब्लीडिंग वाली समस्या हो सकती है। वो हमने यहाँ पर ज़्यादा नहीं देखी है। हमने कुल देखा है कि 10 लाख टीकों में 0.61 यानी 1 करोड़ में 6 लोगों के बीच में वो समस्या होती है, अभी तक जो हमारा आंकड़ा है। 1 करोड़ लोगों में 6 व्यक्तियों को इस तरह से क्लॉटिंग और ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। ये यूरोपियन डेटा से बहुत कम है, लेकिन हम अपने डेटा की गुणवत्ता को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और एक्चुअली जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर डेटा पहले 3 या 4 दिन का ही है और उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बाकी ऐसा ये वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित हैं। सबसे ज़्यादा वैक्सीन हमारे देश में दी गई है कोविशील्ड, और अभी तक हमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा दर्शकों के लिए कि वैक्सीन को हम स्वास्थ्य केंद्र पे इसलिए देना चाहते हैं कि कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन होता है बहुत तेज़ और तुरंत होता है। अगर उसका इलाज ना किया जाए तो जान को खतरा हो सकता है। इसलिए ये वैक्सीन घर घर जा करके नहीं दी जा रही है। शहरी क्षेत्रों में हाउसिंग सोसाइटी या मैं कहीं पे स्कूल में जाके दे सकता हूँ क्योंकि हॉस्पिटल नज़दीक होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का अभी फ़िलहाल ये ऐसा सोच है कि या तो PSC या CSC पे ये टीका लगना चाहिए, जिससे कि अगर कोई इस तरह की दुर्घटना होती है तो उसका तुरंत इलाज किया जा सके। और भी किसी चीज़ पे आप लोग का चिंतन मंथन जारी होगा या चर्चा हो रही होगी टीके को लेकर सर? ऐसा भी कुछ ये एक मुख्य उद्देश्य इस समय यह है कि अब जैसे स्पुतनिक नया टीका है, अगले हफ्ते से कार्यक्रम में आ जाएगा, तो उसको कार्यक्रम में समावेश कैसे करना है और किस तरीके से करा जाए कि टीके की गुणवत्ता, टीके का प्रभावी बीमारी से प्रतिरोधक क्षमता किस तरीके से बनी रहे और उसका मैक्सिमम लोग इस्तेमाल करें, इस बारे में भी चिंतन हमेशा चलता है। और इस तरीके से कार्यक्रम बनाया जा रहा है कि जो दूर दराज, जो मुश्किल एरिया में रहता है, जो ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको जाड़ी करता है, हर एक व्यक्ति को बराबर के तौर पर वैक्सीन मिल सके। सर गांव को लेकर कोई स्ट्रैटेजी, क्योंकि गांव में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो कोई प्लान? ये बहुत चिंता की बात है कि इस बार, पिछली बार ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं फैला था, इस बार काफ़ी खास तौर पे बड़े शहरों के चारों तरफ वाले जो गांव हैं उनमें बहुत फैल गया, क्योंकि लोग काम करने आते हैं और फिर वापस जाते हैं। तो शहरों के चारों तरफ वाले जो गांव हैं उनमें बहुत फैला हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पिछली बार ऐसा किया गया था कि पंचायत मेंबर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने पंचायत मेंबर्स के साथ मिलकर के जो गांव के पंचायत घर या स्कूल हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर या ऑब्जर्वेशन सेंटर बना दिया था कि बाहर से कोई आएगा उसकी देखभाल करी जाएगी। तो ये इसको दोबारा एक्टिवेट किया गया है कि भाई जिन गाँव में नहीं फैला है, और वहाँ के जो युवा लोग हैं इस काम में सहयोग करते हैं, लोगों को खाना भी देते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं और उनकी जांच करी जाती है अगर ज़रूरत पड़े। लेकिन जो बड़े शहरों के चारों तरफ गांव हैं उनमें जो परेशानी है उसका जा कर के जो है जांच की जा रही है। जहां पर भी कोई बीमार है, बुखार है, जो कोरोना के लक्षण वाले मरीज़ हैं, उन सब के लिए अब इस बार विशेष कार्यक्रम है कि PSC और CSC में सबको इलाज मिल सके। और कुछ राज्य ऐसा भी कर रहे हैं कि इनको अगर दाखिल करना पड़े, ऑक्सीजन लगानी पड़े, तो PSC और CSC में ही करा जा सके। क्या एंटीजन बढ़ाने की भी चर्चा हो रही है गाँव में? एंटीजन बढ़ाया जाए जिससे इन्फेक्शन पता चल सके?
रैपिड एंटीजन टेस्ट की बात कर रहे हैं। अब ये एक मिक्स होता है प्रोग्राम के हिसाब से कि एक तुरंत है कि परेशानी अगर है, अगर बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो मैं रैपिड एंटीजन करूँगा, अगर 20 में से 5 या 6 पॉजिटिव आ गए तो मैं ये मान के चलूँगा कि बाकी को भी इन्फेक्शन है, मैं उनकी जांच तो ज़रूर करूँगा लेकिन इलाज में तुरंत शुरू कर सकता हूँ। तो ये एक वैज्ञानिक तरीका है जिसको कार्यक्रम में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लाज्मा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो भारत में प्लाज्मा की स्टडी हुई है उसके हिसाब से मरीजों को कोई विशेष लाभ नहीं होता है, और इसलिए जो प्लाज्मा के बारे में बहुत कई बार अत्यधिक उत्साह दिखाया जाता है, वैसा सही नहीं है कि प्लाज्मा नहीं मिला इसलिए मेरा मरीज मर गया या प्लाज्मा नहीं मिला इसलिए देर लग गई ठीक होने में। ऐसा नहीं है। प्लाज्मा की एक बहुत लिमिटेड यूजफुलनेस है, उसको पूरी तरीके से नहीं नकार सकते, लेकिन उसका वो जीवन और मरण का वाली बात नहीं होनी चाहिए उसके बारे में, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक जो स्टडी पब्लिश हुई है उसके में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ निकली कि भारत में जब लोगों को इन्फेक्शन होता है तो 1/3 लोगों में एंटीबॉडी प्रोड्यूस ही नहीं होते, और ऐसी स्थिति में उन लोगों का अगर मेरे को कन्वेलेसेंट सीरा हो गया, अगर मैंने उनको प्लाज्मा किसी मरीज को दे दिया और उसमें एंटीबॉडी है ही नहीं, इसलिए पूरी दुनिया में प्लाज्मा पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। आमतौर पे एंटीबॉडी कितने वक्त तक रहती है सर, अगर कोई इन्फेक्टेड हो जाए या? जो अभी तक उपलब्ध साक्ष्य हैं और भारत में भी कि 3 से 6 महीने तक एंटीबॉडी प्रेजेंट रहते हैं, 3 से 6-8 महीने तक प्रेजेंट रहते हैं। क्या अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि टीके का कोई दुष्परिणाम भी हो रहा है, उस नतीजे पे हम नहीं पहुंचे? फायदा ही फायदा है। नहीं, फायदा ही है, दुष्परिणाम कोई नहीं है, लेकिन एक दुष्परिणाम हो सकता है कि टीके लगने के बाद मैं लापरवाह हो जाऊं। ये दुष्परिणाम है कि कई बार मेरे को टीका लग गया है तो मैं अब ढीला पड़ जाता हूं, अपने कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करता हूं, तो ये एक लापरवाही आती है, और इसमें आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है कि टीका लगने के बाद भी कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि टीका लगने के बाद भी दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि आप बता रहे थे, और वो बात बिल्कुल सही है। तो इसलिए टीका लगने के बाद सोचे कि अगर आपको बुखार और लक्षण आ रहे हैं और आप जांच ना कराएं, वो समझदारी नहीं रहेगी। एक आखिरी सवाल सर, टीका 2 डोज लगने के बाद सीवियर वाले मामले कितने रिपोर्ट हुए हैं सर, उसका परसेंटेज क्या होगा? इस बारे में मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, हमारे देश में साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसी के लिए वो मैं जो इसको कहते हैं वैक्सीन ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जा रहा है, और उससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि जिसको 1 टीका मिला उसका क्या हाल चाल हुआ, 2 टीके हुए उसका क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास डेटा तो है। RT-PCR या टेस्ट जब होता है तो उसका हमारे पास डेटा होता है, इसी तरीके से जिसको बीमारी हुई, जिसकी मृत्यु हुई, उसका डेटा है, आपस में मिला करके देख रहे, वही प्रयास किया जा रहा है कि हम उनको ट्रैक कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करके। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।